प्रोग्रामर लीनियर प्रोग्रामिंग। रैखिक प्रोग्रामर लीनियर प्रोग्रामिंग ये क्या है, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेंगे तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वैसे तो आपको हम ये बता दें कि ये एक हमारे लाइफ का एक स्किल है। ये स्किल अगर आपके अंदर आ जाता है, ये समझो कि कंजूस आदमी के लिए है। जैसे कि अगर कोई आप कंजूस नहीं बोल सकते, फिर भी आप ये समझिए कि अगर आप एक बहुत बड़े पार्टी के ऑर्गेनाइजर हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा पार्टी कर रहे हैं, तुम्हारे जैसा नहीं, समझ में आया, 2 आदमी को खिला दे बस, तो ऐसा नहीं। बहुत बड़ा पार्टी का मतलब हुआ कि जैसे कि कोई होटल है और उस होटल में मतलब कि एक पार्टी हो रहा है जिसमें हर तरह की चीज़ें खिलाई जा रही है, अलग अलग वेराइटी का चीज़ है। कौन सी? बम्पर सिस्टम। ए बोले बम्पर सिस्टम ना होला, बम्पर सिस्टम ही बम्पर बम्पर होता है, बम्पर बम्पर बोल के करा देना धोने के जो मन करे कर। बात को समझो, हम ये बोल रहे थे कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो और उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी एक इंसान को ये जिम्मेदारी मिल गई कि ये पार्टी का पूरा जिम्मेदारी आपको लेना है और इसका जितना खर्चा है, आप जितना पैसा कहिएगा हम दे देंगे। 8 बजे ना रे 8 बजे सर याद रखना। ले जी मैं आपको ले जा सर कोनो की 8 बजे वाला ही ले लो। हम क्या करें, हम 8 बजे हम कर लें चाय पी के। बहुत अच्छा। चलो बैठो। आज तुम लोग सब कोई आ गए हो क्या? आज ही के दिन आना था। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि एक बहुत बड़े पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी इंसान को ये मिल जाता है मौका कि भाई तुम ही को ना पूरा पार्टी का खर्चा देख रेख करना है और कोशिश करना कि पार्टी में खर्चा बहुत कम लगे, ज़्यादा खर्चा नहीं लगे। कोशिश अगर ये है तो उसके लिए आप जितना भी आदमी है उसका काउंटिंग कीजिएगा, उसके बाद पर आदमी पर कितना खर्च लग सकता है इसके हिसाब से, और जो जो सामान आप बनवा रहे हैं, पुलाव बनवा रहे हैं, पूड़ी बनवा रहे हैं, सब्जी बनवा रहे हैं, अलग अलग किस्म का चीज़ें बन रहा है, तो वो सारी चीज़ों का जो कीमत होगा, जो प्राइस होगा, वो आप ही को मेंटेन करना है और कोशिश ऐसा करना है कि कम पैसा में ही अच्छा काम हो जाए। और ऐसी चीज़ों को जो आदमी मेंटेन करता है, वो चीज़ करने के लिए उसे सीखना पड़ता है रैखिक प्रोग्राम। अगर आप ये सीख जाते हो, ये एक अच्छे खासे मतलब कि होटल मैनेजमेंट जो करते हैं उनके अंदर अगर ये स्किल हो तो बहुत अच्छा कम बचत में, इसके अलावा होटल मैनेजमेंट ही नहीं, इंजीनियरिंग के कितने डिपार्टमेंट में इस टॉपिक का प्रयोग होता है। ये टॉपिक थोड़ा बहुत आपको इसमें बताया गया है, लेकिन इसे सीखना पड़ता है, इसमें पढ़ाई आगे की ओर बहुत बढ़िया से करनी पड़ती है, तब जाकर के इसे आप अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, उसके लिए एग्जाम्पल हम लोग लेंगे तो अपने बुझा जाएगा कि इसका कितना ज़्यादा यूज है हमारे लाइफ में। ठीक है, उनको दिखाने के लिए फोटो ऊपर नहीं किए हैं।
संक्षेप में इसको एलपीपी बोला जाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, एलपीपी। एलपीपी एलपीपी ये उदाहरण हम लोग ले रहे हैं। चलिए पहले तो आप इस सवाल को बढ़िया से समझिए, इस सवाल क्या कह रहा है। देखने में बड़ा सवाल है और ऐसे बड़े बड़े सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। और उसे समझने के लिए सबसे पहले आप इसको रफ करेंगे तब बनाएंगे। पहले हम रफ करेंगे इसको और फिर सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि उत्पादन संबंधी समस्या, एक निर्माणकर्ता कंपनी, इस लाइन का मतलब समझिए खाली। एक निर्माणकर्ता मतलब कोई कंपनी है जो कुछ बना रहा है, निर्माण कर रहा है। एक उत्पाद माने वस्तु के बारे में कह रहा है कि दो नमूने प्रतिमान ए और बी बनाती है। मतलब प्रतिमान का मतलब एक, ठीक है। तो दो नमूने ए और बी बनाती है। यहाँ से फिर से समझिए, एक कंपनी है और साधारण भाषा में अगर समझा जाए तो एक कंपनी दो तरह की चीजें बनाती है और दो तरह की चीजों में से एक चीज है जिसका नाम क्या है ए और दूसरा चीज क्या है बी। यहाँ तक बात समझ में आया। नमूना ए के प्रत्येक नग बनाने के लिए 9 श्रम घंटे और 1 घंटा पॉलिश करने के लिए लगता है। श्रम माने समझते हो? हाँ, मजदूरी ही होगा। मतलब कोई आदमी अगर अपने हाथों से किसी चीज को बना रहा है या मशीन की सहायता से ही बना रहा है तो वो कितना घंटा ले रहा है? 9 घंटा। मान लो बन गया। अगर मान लो जूता का ही बात हो, जूता बन रहा है तो जूता सीने में, उसका डिजाइन करने में कितना लग गया? 9 घंटा। फिर उसको क्या किया? 1 घंटा। पॉलिश करने में कितना घंटा? 1 घंटा। ऐसे उदाहरण ले सकते हो। तो कोई भी चीज है दो तरह का बन रहा है, दो तरह का वस्तु है। दोनों वस्तु में पहला जो वस्तु है उसका प्रत्येक नग मतलब प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक भाग बनाने के लिए 9 घंटा इस तरह से मेहनत लगता है, श्रम के लिए लगता है और 1 घंटा पॉलिश करने के लिए लगता है। जबकि नमूना बी, अब बी का बात हो रहा है, प्रत्येक नग के बनाने में कितना घंटा? 12 घंटा तथा पॉलिश करने में 3 श्रम घंटों की आवश्यकता है। अब आप यहाँ पे श्रम से कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर 3 श्रम क्यों लग गया। तो कहने का मतलब है कि पॉलिश करने के लिए ही ना घंटा लग रहा है। तो ऐसा नहीं ना कि पॉलिश अपने आप लग जाएगा, आदमी ही ना मेहनत करेगा या कोई मशीन मेहनत करेगा। तो इसलिए यहाँ पर श्रम शब्द लगा भी दे तो गलत नहीं है। बस इतना ध्यान में रखना है कि 3 घंटा पॉलिश के लिए लगा है और इसके पहले 12 घंटा बनाने में लगा है। तो बनाने में 12 घंटा और पॉलिश करने में 3 घंटा। तो दो तरह का समय हुआ, एक पॉलिश करने वाला समय और एक बनाने वाला। तो हम दो चीज पकड़ लिए हाँ कि बनाने के लिए समय अलग है और पॉलिश करने के लिए समय अलग है। अच्छा, फिर कहता है बनाने तथा पॉलिश करने के उपलब्ध अधिकतम श्रम घंटे क्रमशः 180 तथा 30 है। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपको बनाना भी है तो बनाने तथा पॉलिश करने, बनाना भी है और पॉलिश करना भी है, तो उनके लिए अधिकतम श्रम घंटा कितना है टोटल? तो बनाने के लिए 180 घंटा और पॉलिश करने के लिए कितना? 30 घंटा। कंपनी नमूना ए का प्रत्येक नग पर 8,000 रुपया तथा नमूना बी के प्रत्येक नग पर 12,000 रुपए का लाभ कमाती है। नमूना ए तथा नमूना बी के कितने नगों का अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रति सप्ताह निर्माण करना चाहिए? प्रति सप्ताह अधिकतम लाभ क्या है? ये सवाल आप पढ़ तो लिए लेकिन कैसे बनाना है ये समझ में नहीं आया होगा, अभी बाउंस कर रहा होगा। लेकिन देखना ये बहुत आसानी से बन जाएगा। टाइम लगेगा
पर आसानी से ही बनेगा, भारी नहीं है। ठीक है, इसे बनाने के लिए हम ना एक रफ डिजाइन करेंगे और उसके बाद सवाल सॉल्व करेंगे। तो कैसे रफ करते हैं देखिए। सबसे पहले हम इस सवाल को सॉल्व ना करके सबसे पहले हम सवाल को अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे माइंड में ये है कि कंपनी 2 चीज बना रही है, तो हम 2 चीजों का नाम पहले ऐसे ही लिख लेते हैं। एक का नाम ए लिख लिए और ऐसे गोल घेर दिए, और एक का नाम बी लिख लिए, ऐसे गोल घेर दिए। ठीक है, सवाल आगे बढ़ते हैं फिर से। अब कह रहा है ए के प्रत्येक नग बनाने के लिए, प्रत्येक नग जो ए है उसका प्रत्येक नग मतलब प्रत्येक हिस्सा, इसको इस तरह से समझो कि अगर कोई सामान बन रहा है तो उस सामान में छोटे छोटे पार्ट पुर्जे लग रहे हैं, समझ में है? तो पार्ट पुर्जे जो लग रहे हैं उसको ही क्या बोला गया? नग। और उसको बनाने में कितना? 12 घंटा। तो हम यहाँ पर 9 घंटा, अच्छा हाँ 9 घंटा। तो अब यहाँ पे देखिए ए के लिए ही ना लिखा हुआ था, तो ए से आप ना तीर का चिन्ह निकाल दीजिए जिधर मन करे उधर। ठीक है, जैसे ए से हम एरो निकाल दिए 2 ठो, यहाँ बी से भी एरो निकाल दिए 2 ठो। एक श्रम यानी कि बनाने के लिए, तो खाली हम बनाने लिख दिए तो हमको बुझा जाएगा कि हाँ बनाने का बात हो रहा है। और दूसरा किसके लिए? पॉलिश के लिए लिख दिए। यही चीज सेम यहाँ पर भी लिख देते हैं कि बनाने का समय और ये पॉलिश का समय, ये दोनों हमने लिख दिया। अब बनाने के लिए एक को बनाने के लिए कितना? 9 घंटा। ठीक है, तो 9 घंटा लिख दिए। और 1 घंटा यहाँ पे लिख दिए, 12 घंटा और 3 घंटा पॉलिश करने। बोलो इतना लिखने आ जाएगा, समझ में आ गया? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहता है कि बनाने तथा पॉलिश करने के लिए अधिकतम श्रम घंटे 180 तथा 30 घंटे हैं। मतलब अगर मुझे बनाना हो और साथ में पॉलिश करना हो तो बनाने के लिए टोटल समय ज्यादा से ज्यादा कितना है? 180। उससे ज्यादा नहीं है, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कै गो ए बनाया जा रहा है, कै गो बी बनाया जा रहा है। क्या ये पता है? अगर 2 गो बनाया जाता तो 18 घंटा लग जाता, 3 गो बनाया जाता तो बनाने में 27 घंटा लगता और पॉलिश करने में 3 घंटा लगता। अगर हम 4 गो बनाते तो नचो 36 घंटा बनाने में और पॉलिश करने में 4 घंटा। तो बताओ हम जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका समय बढ़ रहा है कि नहीं? क्या हमें पता है कि इसकी संख्या कितनी है? तो हम एक की संख्या के लिए एगो तीर का चिन्ह अलग से दे देते हैं और इसकी संख्या मान ले रहे हैं कितना? x। और इसके लिए एगो तीर का चिन्ह दे रहे हैं, जिधर मन करे उधर तीर का चिन्ह दे दो और इसकी संख्या को क्या मान लेंगे? y। अब यहाँ से सोचेंगे कि 1 घंटा के लिए 9 घंटा, 2 के लिए 18 घंटा, 3 के लिए 27 घंटा, तो x के लिए कितना? 9x। तो यहाँ से हम फिर तीर का चिन्ह देंगे और यहाँ लिखेंगे कुल समय। बोलो कुल समय कितना? 9x। और इसके बाद फिर तीर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कुल समय। x में 1 से गुना होगा तो बोलो x हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम गोल घेर करके तीर का चिन्ह देते हैं 12y और ये कुल समय हो गया। ये हमको भाषा अब समझ में आ रहा है कि हाँ कैसे लिखना है। फिर यहाँ पर कुल समय बराबर 3y। ये लिखने में आप हिचकिचाइएगा मत, जितना बढ़िया डिजाइन आप कर सकें आपको सवाल उतना ही अच्छा से समझ में आएगा। क्लियर हुआ? ऐसे करते करते नहीं एक ऐसा समय आ जाएगा कि आप लोग को ये करना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बनाने आ जाएगा। ठीक है, ये शुरुआती है कि ऐसे करके सॉल्व करना है। अब हम फिर से आते हैं अपने सवाल पे कि भाई ये कह रहा था ना कि कुल समय जो है ना, कुल समय बनाने के लिए 180 घंटा ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है, और पॉलिश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय कितना है?
30। अब मैं तुमको कुछ दिखाना चाहूंगा, ध्यान देना। यहाँ पे इस एनसीईआरटी बुक में ये चीज देखो कैसे लिखा गया है। आपका 9x क्या था? कुल समय था। 9x कैसा समय था? कुल समय बनाने का कि पॉलिश करने का? यहाँ 9x लिखा हुआ है। अच्छा, 12y क्या था? किस चीज का समय था? तो क्या दोनों बनाने वाला जोड़ा गया है? और यह समय कितना था? 180 से ज्यादा कि 180 से कम? ज्यादा से ज्यादा 180, उससे ज्यादा नहीं। अधिकतम बोला है ना, अधिकतम मतलब 180 अधिकतम, उससे ज्यादा नहीं, 180 से कम कर सकते हैं। तो देखो, तो लेस देन का चिन्ह लगाया है। बराबर मतलब 180 भी हो सकता है। बोलो, ऐसा हुआ है? तो ये चीज सवाल में ही ना बोल रहा है कि ये दोनों समय जो होगा वो 180 से कम हो सकता है या 180 के बराबर। पॉलिश करने वाला समय देखो तो कितना था? और कुछ इसमें दिया हुआ है, x प्लस 3y। आप ये लाइन छोड़िए ना, यहाँ आइए। पॉलिश करने वाला x प्लस 3y था, और लेस देन एंड इक्वल टू कितना? अब सोच रहे हो कि सर ये कहाँ से आ गया? ये ना दिखाई दिया? किसको किसको कंफ्यूजन है कि ये कहाँ से आया? किसी को कोई डाउट लग रहा है? ठीक से देखो, वही चीज नीचे है, बस हुआ ये कि 3 के पारा से काट दिया गया है। 3x 4y 3 छक 18। बोलो, बुझाया? तो ये काटने के बाद जो आए वो लिख लेते हैं, यानी कि ये दोनों समीकरण हमको समझ में आ गया कि ये कहाँ से आया। ये बात क्लियर हो गया? इसका मतलब होता है प्रथम चतुर्थांश। आपको सीधे सीधे समझा देते हैं। x का मान हमेशा 0 से बड़ा। जब भी आप प्रोग्रामिंग का सवाल बनाइएगा, एलपीपी का सवाल बनाइएगा, तो चतुर्थांश 4 गो होता है ना जी। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ होता है। हमारा सवाल हमेशा एलपीपी का प्रथम चतुर्थांश में ही बनता है। और प्रथम चतुर्थांश को लिखने का एक तरीका है, ये है ना। तुम्हारे सवाल में दे चाहे ना दे, तुमको खुद से लिख देना है। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान के चलो ऐसे हमने लाइन खींचा, बताओ इधर जो मान लिखा जाता है प्लस में कि माइनस में? प्लस में। एक वो जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है कि छोटा? तो इधर जो लिखा जाएगा वो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, और ऊपर जो लिखा जाएगा y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो बोलो, ये प्रथम चतुर्थांश हुआ कि नहीं? तो ये पूरे प्रथम चतुर्थांश को ही कहा जाता है। अगर हम कहें कि x बराबर 1, बोलो इसका ग्राफ क्या होगा? तो मान के चलो यहाँ 1 लिखा होता है, इसे सीधा लाइन खींच देंगे। अगर हम कहें x बराबर 2 का ग्राफ, तो 2 पर जाओ ऐसे लाइन खींच दो, ये 2 का ग्राफ हो गया। x बराबर 3 का ग्राफ, तो 3 पर जाके ऐसे लाइन खींच दो। अब वही पूछते कि y बराबर 1 का ग्राफ, तो 1 पर जाकर के ऐसे खींच देते। y बराबर 2 का ग्राफ, तो 2 पर जाके खींच देते। देखो ये लाइन और ये लाइन ऐसे ही ना क्रॉस कर रही है, तो क्रॉसिंग लाइन इसमें आ रहा है, तो इसी को हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। प्रथम चतुर्थांश को लिखने का तरीका होता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको एक साथ भी लिखा जाता है, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इसका मतलब होता है प्रथम चतुर्थांश। बोलो, ये बात समझ में आया? अच्छा, अब सभी बच्चे ध्यान दें, अभी हम लोगों ने जो सीखा वो सवाल में देखिए कितना अच्छा से लिखा हुआ है कि पॉलिश कर बनाने और पॉलिश करने के लिए अधिकतम समय 180 और 30 है। तो हम लोग चाहते तो इसके नीचे भाई जो एक हम इसके नीचे चाहते तो ये वाला समय 9x और यहाँ का समय कितना 12y लिख सकते थे कि 9x और 12y जोड़कर या तो 180 होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए 180 के बराबर। फिर देखें कि इसमें 3 कॉमन है, तो 3 का 9, तो 3x प्लस 3 चौका 12 लेस देन इक्वल टू 180 और 3 से काट दी क्या मरतबे 7 मरतबे, तो 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 60। ये हुआ, ये हमारा असमीका 1 हो गया। अच्छा, दूसरा चीज की पॉलिश के लिए यहाँ x है और यहाँ पॉलिश के लिए कितना है 3y, तो x प्लस 3y इसके लिए समय अधिकतम 30 था, तो लेस देन इक्वल टू क्या लिखते 30 लिखते। समझ में आया? इसमें कॉमन नहीं है, तो ये असमीका कितना हो गया 2। एक चीज हम लोग अपना से लिखते हैं और वो क्या, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा अपना से लिखा जाएगा।
ऐसा नहीं है कि ये सवाल में दिया रहेगा। ये क्लियर हुआ? अच्छा, अब ध्यान दें आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कंपनी नमूना ए के प्रत्येक नग पर 8,000 रुपया तथा नमूना बी के प्रत्येक नग पर 12,000 रुपए का लाभ कमाती है। वो लाभ कमा रही है एगो पर, एक ए पर वो 8,000, एगो बी पर 12,000। एगो ए पर तो समझो उसकी संख्या हम कितना माने हैं? एक्स माने हैं। तो एगो पर 8,000 तो दूगो पर 16,000, तीन गो पर 24,000, तो एक्स पर कितना? 8,000 एक्स हुआ। अब वही चीज वाई बी को वाई माने हुए हैं तो 12,000 वाई। ये टोटल लाभ हुआ, ये कुल लाभ हुआ। कुल लाभ, जो कुल लाभ होता है या कुछ भी जो लास्ट में आपसे जो पूछ रहा है। अब जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आपको बोलेगा क्या कि नमूना ए और नमूना बी के कितने नगों का अधिकतम लाभ कमाने के लिए यही चीज ज्यादा से ज्यादा हम लगाए, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाए, प्रति सप्ताह निर्माण करना चाहिए। कितना निर्माण करना चाहिए हमें? एक्स यानी वाई यानी ए कितना बनाना चाहिए और वाई कितना बनाना चाहिए कि हर सप्ताह खूब ज्यादा लाभ हो। और बहुत ज्यादा लाभ कमाना है, अधिकतम लाभ कमाना है तो हमें एलपीपी के जरिए इसी के मान को अधिकतम करना होता है। बस यही टेक्निक तुमको सीखना है कि आखिर एक्स का ऐसा क्या मान रखें या वाई का ऐसा मान क्या रखें जिसके वजह से हमें लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके। एक्स का वाई का मान तो कुछ भी रख सकते हैं, लाभ तो मिल ही जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ कब मिलेगा यही पता करना है। तो ऐसी चीजों को जिसे हमें पता करना होता है, जो हमारा उद्देश्य होता है कि हम मुझे ये पता करना है, तो इसलिए इसे उद्देश्य फलन कहा जाता है। समझ में आया? और उद्देश्य फलन को सूचित करते हैं किस चीज से? जेड से। तो याद रहेगा उद्देश्य फलन किसको कहेंगे? जो निकालना है, जिसका अधिकतम करना हो या न्यूनतम करना हो वह उद्देश्य फलन कहलाता है और उसे जेड से दिखाते हैं। और इनके जो कंडीशन दिए गए रहते हैं सवाल में उसे अवरोध कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया? अवरोध क्या है? जो कंडीशन देता है सवाल में, और उद्देश्य क्या है? जो सवाल में निकालना रहता है। बोलो क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखो, हम लोग ये जो बनाए हैं इसी को देख करके तुम्हें ये सोचना है कि x किसको माना गया है और y किसको माना गया है, और वही सवाल के आंसर में सबसे पहले लिखना है। बोलो x किसको माना गया है? नमूना ए के संख्या को, नमूना ए जो बन रहा था उसी के संख्या को क्या माना गया है? तो बनाते समय, सवाल बनाते समय हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना नमूना ए की संख्या कितना? x, और फिर नमूना बी की संख्या बराबर y। अब हम क्या लिखते हैं? अवरोध। यहाँ पर अवरोध, सॉरी, पहले उद्देश्य लिखा जाता है, इसलिए कुल लाभ, कुल लाभ यानी कि उद्देश्य फलन। जेड बराबर, बोलो कितना था? 8,000। ये पहले लिखना है आपको, समझ में आया? और अवरोध जो आप लोगों ने निकाला रफ करके, अवरोध में क्या क्या निकला? 9x प्लस 12y, 9x प्लस 12y लेस देन इक्वल टू 180। काट दीजिए इंप्लाई दैट का चिन्ह दे करके, 3 into 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 180, और इस 3 से काट दीजिए 60 मरतबे, तो इसलिए 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60। समझ में आया? उसके बाद आप क्या कीजिए? दूसरा अवरोध क्या लिख दीजिएगा? x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, और x इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। ये अपना से लिख लेना है, ये कहलाएगा अवरोध। बोलो समझ में आया? इतना करने आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा? क्या हुआ? मजाक करो तरीका, और देखो समझा। आगे का प्रोसेस अब समझो, कैसे हम x और y का मान निकालेंगे। अब आगे का कहानी समझो कैसे बनाना है। तुमको जो भी अवरोध देगा
उसमें हाई वाला छोड़ करके और साथ में अगर x बराबर 3 या x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 इस टाइप का दिया रहे तो इसका ग्राफ नहीं खींचना है। इसका ग्राफ तुम लोग सीधे जानते हो, इसका ग्राफ सीधे सीधे लाइन एगो हो जाएगा। लेकिन आपको इस टाइप का दिया रहे तो इसके लिए बॉक्स बनाना है। अब इसके आगे बनाने का तरीका होता है कि जितने अवरोध हैं, जैसे एक अवरोध ये है और एक अवरोध ये है, इन दोनों अवरोध के लिए हम बगल में लिखते हैं का समीकरण। यहाँ पे क्या लिखेंगे? का समीकरण। समझ में आया? कितने अवरोध थे? 2। ऐसा नहीं कि इसके सामने लिख देना। अब समीकरण में क्या होता है कि छोटा बड़ा का चिन्ह हटा देते हैं। 3x प्लस 4y और यहाँ बराबर का चिन्ह देकर क्या लिखेंगे? 7। और फिर यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3y और बराबर का चिन्ह देकर क्या लिखेंगे? 3। इसको 1 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? 2। बोलो इतना करने आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? समीकरण 1 से चलना है और समीकरण 1 का एगो बॉक्स बनाना है, जैसे आप 10 क्लास में ग्राफ खींचते थे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका है 3x प्लस 4y बराबर 7। ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे x y। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करने आता है तो डायरेक्ट बनाइए, नहीं तो y का मान निकाल करके बनाइए। बोलिए कैसे बना दें? डायरेक्ट। चलिए अपने मन से y का वैल्यू और x का वैल्यू बारी बारी से पुट करो। जैसे मान के चलो x के जगह पर हम 0 रखें, x के जगह पर कितना रखें? 0। तो y बराबर 60/4 आएगा तो कितना? 15 चौका 60। यहाँ कितना लिख लेंगे? अब एक बार y के जगह पर 0 रखो, y के जगह पर 0 तो 3x कितना होगा? 20। बोलो ये हो गया। अब हम लिखेंगे समीकरण कितना से? 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है? x प्लस 3y बराबर 30। x प्लस 3y बराबर 30 और ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे x y। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से वही मान, x के जगह पर एक बार 0 रखो, y बराबर 10। अब एक बार y के जगह पर 0 रखो, x बराबर 30। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ रफ में अक्ष का माप करेंगे। जैसे हमारे पास दो ही वो अक्ष होबे करेगा, एगो x होगा एगो y होगा, तो इसका लेंथ हमको मापना है। तो पहले x पर चलते हैं। x में 0 30 लिखा है और यहाँ 0 20 लिखा है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 30। तो 30 मैक्सिमम वैल्यू हुआ। अच्छा, y में 10 और 15 मैक्सिमम वैल्यू कितना है? यानी y छोटा होगा और x क्या होगा? बड़ा। मेजरमेंट हो गया। मेजरमेंट हो जाने के बाद आपको क्या करना है? ग्राफ खींचना है। हमको ये दिमाग में है कि अब y छोटा रखना है और x क्या करना है? बड़ा। अब ध्यान दीजिए, इसमें माइनस वाला अक्ष नहीं खिंचाएगा, ना x डैश खिंचाएगा ना y डैश, खाली हमेशा कौन खिंचाएगा? प्लस वाला अक्ष खिंचाएगा, यानी कि x और y। अब सुनो, ये जगह अभी छोड़ देना है खाली, क्योंकि यहाँ पर अभी सॉल्यूशन बाकी है, तो ये जगह अभी छोड़ देना है। और ग्राफ जो है ग्राफ के पेज में बनाना है। आप लोग ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ का पेज ना हो तो अपना 60 लीजिएगा फाड़ करके, और उसी में, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना भी होता है इसमें। ठीक है, आगे भी सॉल्व करना बाकी है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है। अब आपको ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचने के लिए हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 30। तो कोई एक पहाड़ा हम लोग यूज करेंगे, जैसे 10 का पहाड़ा या 5 का। चलिए 5 का पहाड़ा यूज कर लेते हैं। करना क्या है? ये 0 हो जाएगा।
अब हम कितना यूज कर लें? 5। काफी है। अच्छा, ये आप लोग ग्राफ पे बनाइएगा बढ़िया से, ठीक है? इसमें एक्यूरेट नहीं आएगा। 10, 5, 10, 20 काफी है। अरे जा आप लोग जब सॉल्व करके बनाइएगा ना, तो ऐसा कीजिएगा कि ग्रुप में फोटो डाल दीजिएगा, हम देख लेंगे, ठीक है? ग्राफ का खाली, ठीक है? आप पता चल जाएगा कि आप कौन सही बना रहे हैं कि गलत। अगर सही बना रहे होगे तो बता देंगे सही है, आगे बनाओ, ठीक है? सभी देख लो। हाँ हाँ, सब कुछ। चलो अब ध्यान देना। अब इसमें आपको क्या करना है, पॉइंट दिखाना है। तो पॉइंट हमारा है 0, 15, y के मान 15, तो y का मान 15 ले लेना है। y का मान 15 यहाँ पर होगा, ये वाला पॉइंट। अच्छा, इसके बाद 20, 0 यहाँ पर। अब यहाँ से हम कोई लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गलती हो गई बाबू। तो नीचे हंसबो ठीक है। अब 0, 10 मतलब वाइट पर, और फिर आए 30, 0 ये वाला एक बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। ग्राफ में पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे कट रहा है। चल जाएगा। तुम लोग के कॉपी में पता चलेगा, मेरे कॉपी पे कहाँ से पता चलेगा? ठीक है, तो देख के मान लीजिएगा पर मैं पता कर नहीं किया। कैसे कंफर्म होगा कि 15 पे कट रहा है? नहीं सर, कोई बता सकता है कि कैसे पता चलेगा कितना पे कटा है? अगर आपके पास ग्राफ का पेपर नहीं हुआ, ऐसे ही बताना हो तो एक तरीका है, समीकरण को हल कर लो। लेकिन तुमको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा ग्राफ का कॉपी ही काफी है। ग्राफ पर बनाओगे, देख लेना कौन लाइन पर जा रहा है, इधर कौन लाइन पर जा रहा है, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन मेरे को नहीं पता, इसलिए मेरे को सॉल्व करना पड़ रहा है। तो मेरा पहला समीकरण क्या था? 3x + 4y = 7। 3x + 4y = 60 था। और एगो कितना था? x + 3y = 30, यही ना था? तो अगर 3 से गुना कर देंगे तो ये 3x हो जाएगा, ये 9y, ये 90, माइनस 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 खत्म, ताकि बराबर हो जाए। अच्छा, 4 से 9 गया, -5y, और 60 से 90 गया तो माइनस माइनस प्लस 5 × 30, y का मान 6, यानी कि y का वैल्यू 6 के सामने, ठीक है? अच्छा, और इस मान को x + 3y = 30 था ना,
तो y के जगह पे अगर 6 रखते तो 6 18, तो x बराबर 30 माइनस 18 कितना है 12, यानी ये वाला पॉइंट कितना पर होगा, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे और x का मान 12। बोलो ये बात समझ में आया? ये तुमको अपने ग्राफ से पता चल जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी तुम चाहो तो अपना सॉल्व करके भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बात बुझा गया? चलो अब ध्यान देना है कि इसके बाद की कहानी बढ़िया समझना है। देखिए इसके बाद आपको ये दोनों ग्राफ खींचने के बाद लिखना है असमीका 1 से, असमीका 1 से। ठीक है, असमीका 1 उतारिएगा, तो असमीका 1 देखिए इसके पहले जो लिखा हुआ है ना 3x + 4y लेस देन 3x + 4y लेस देन एंड इक्वल टू 7 है ना। यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये x और y ये जो वैल्यू है इसका मान आपको अपने मन से रखना है, लेकिन इसके पहले ग्राफ पर जाएंगे कि इसका ग्राफ कौन था। तो इसका ग्राफ दोनों में से कौन सा लाइन, ये वाला 15-20 वाला ये लाइन था ना। इस लाइन को छोड़कर इस लाइन के नीचे या इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आपको लेना है। इस लाइन के नीचे या ऊपर सबसे आसान पॉइंट लेना है ताकि गुना भाग करने में दिक्कत ना हो। तो इस लाइन के नीचे 10 जीरो भी है, 5 जीरो भी है, 0 0 भी है, 0 5 भी है, बहुत सारे पॉइंट हैं। तो कौन सा पॉइंट ज्यादा आसान है? 0 0। तो हम कौन सा पॉइंट ले लेंगे? 0 0। तो यहाँ पर लिखेंगे में बिंदु 0 0 रखने पर। अब इसमें 0 0 का मतलब होगा x के जगह पर 3 गुने 0 प्लस 4 गुने 0 लेस देन एंड इक्वल टू 60। जोड़ के बताइए कितना आएगा? 0 लेस देन एंड इक्वल टू 60। 0 आई छोटा का चिन्ह लेना है, बराबर वाला नहीं। 0 छोटा होता है 60 से। बस ये बात पढ़ करके चेक करना है कि क्या ये बात सही है या गलत। 0 छोटा होता है 60 से, सही है, जो सही है। बोलो बात समझ में आया? अगर ये सही हो तो आपको क्या करना है कि इस रेखा के नीचे आपको पेंटिंग करना है। समझ में आया? इस रेखा के नीचे जितना जगह है उस पूरे जगह को आपको क्या करना होगा? पेंट करना होगा। इस रेखा के नीचे जितना जगह देख रहे हो अब इस रेखा के नीचे जितना जगह देख रहे हैं उस सबको क्या करना होगा? पेंट करना होगा बढ़िया से पूरा। जितना समझ में आया? मैं ऐसे बता रहा हूँ कि करना है। सर पूरा तीर के एकदम साइड में भी। हाँ पूरा इधर पूरा समझ में आया? लेकिन सचमुच का पेंट नहीं करना है, मन ही मन करना है। समझ में आया? मान के चलो तुम पेंट कर लिए हो, मान के चलो कि अंदर यहाँ पेंट पूरा है, लभेरा गया पूरा है। समझ में आया? मान लिए हो। चलो अब दूसरा रेखा पर चलते हैं। दूसरा रेखा के लिए लिखेंगे असमीका 2। असमीका 2 से असमीका 2 उतारेंगे x + 3y लेस देन एंड इक्वल टू 30 में बिंदु बताओगे 0 0 काहे लेंगे? इस रेखा के नीचे भी 0 0 आ रहा है। बिंदु 0 0 रखने पर चलो यहाँ 0 रखो। 0 + 3 गुना 0 लेस देन एंड इक्वल टू 30। बोलो कितना आया? अब एक बार पढ़ के चेक करो। 0 छोटा होता है 30 से, सही है, तो पेंटिंग फिर से नीचे होगा। समझ में आया? तो सुनिए, मन ही मन पेंट करना है। इस रेखा के नीचे मन ही मन पेंट करना है। तो गौर से देखो, एक बार जब पेंटिंग हुआ था ये पूरा जब आई देखो, आई देख रहा है सब, ये पूरा पेंट हुआ था इतना। अच्छा अब जो पेंट हुआ है हाई वाला पार्ट,
हाई वाला पार्ट हुआ। ऐसा कौन सा जगह है जो 2 बार पेंट हो गया? हाई वाला। हाई समझ में आया? हाई यहाँ से इतना दूर वाला भाग पेंट हुआ, तो ये 2 बार पेंट हो गया है। और हमारा समीकरण कै गो था? 2 ये गो था। अब आपको क्या करना है? पेंटिंग प्रथम चतुर्थांश को पेंट करना है। लास्ट में हमेशा अपना मन से लास्ट में प्रथम चतुर्थांश पेंट करना है। सवाल बनाने के बाद हमारा सवाल बन चुका है, पेंटिंग 2 बार हो गया है। लास्ट में पेंटिंग किसका करना होता है? प्रथम चतुर्थांश का। प्रथम चतुर्थांश यहाँ से ऊपर है, ऐसे है। तो अगर मैं ये कहूँ कि हाई पूरा अब यहाँ से हाई पेंटिंग करना है, हाई पूरा एकदम यहाँ तक है, पूरा इतना ही पेंट करना है, तो बोलो कौन सा एरिया है जो 3 बार पेंट हुआ? वही वाला। अंग्रेजी लग रहा है, बताओ। हाई हाई। तो जो जगह है जो 3 बार सबसे ज्यादा बार पेंट हुआ, उसको बढ़िया से चौका पेंट करना है। लाल रंग से नीचे आ गए। इसमें तो पेंट करने वाला हाँ, ये सांचों का पेंट होगा। हाँ सुनो, ये पेंटिंग हो गया। अब इसमें जितना कोण बने उसका नाम देना है। इसमें कोण जितना बनेगा, बताओ कै गो कोण बन रहा है? 4 गो। तो चारों कोण का नाम देंगे। सुनो, ये कोण है, कोण A, हाई, ये कोण है ना, तो B, D, 4 गो कोण बना। अब इस जगह पर जो खाली जगह है, इस जगह पर एक टेबल बनाना है। सुनो, जितना कोण बना है उसको कोणीय बिंदु कहेंगे। तो यहाँ लिखना है कोणीय बिंदु, ठीक है। और इस जगह पर उद्देश्य फलन लिखना है, z बराबर। तो z बराबर बताओ क्या था? 8000x प्लस 12000y। तो यहाँ पर 8000 प्लस 12000y लिखा गया। अब सुनो क्या करना है, जितना कोण बना है सब कोण को यहाँ पे लिखना है। पहला कोण A का मान कितना था? 0 0 था, है। B का मान बताओ। 20 0 होगा, तब B का मान 20 0 लिखना है। C का मान बताओ। C का मान 12 6, तो यहाँ 12 6 लिखना है। और D का मान
0-10 था, 0-10 कहाँ से ये आ रहा है, बुझा रहा है? ये फिगर में देखो 0-0, बी का निर्देशांक 20,0, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, यहाँ 12/6 है इस कोण का मान, और डी पर y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो 0,10। बोलो बुझाया? तो ये मान हम यहाँ पे लिख लिए। अब सुनो क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पे रखना है, x के जगह पर 0, y के जगह पर 0। बोलो जोड़ के कितना? x के जगह पर 20 अब y के जगह पर 0। बोलो कितना आएगा? 8 दूना 16 और 16 के बाद 4 गो 0 हो गया 1,60,000। अच्छा 20,6 वैसे 12,6 तब 12 रखो, 12 बटे 96 पर 3 गो 0 6 रखो, वर्षक 72 पर कई गो 0? 3 गो। जोड़ लो 0 0 0 6 8 9 8 9 7 16 1,68,000 1,68,000 0-10 यहाँ 0 रखो, यहाँ 10 रखो, 12 पर 4 1,20,000 1,68,000 1,60,000 0। कितना आया? अब सवाल पर चलो, सवाल में पढ़ो क्या बोल रहा है। अधिकतम लाभ कमाने के लिए, अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रति सप्ताह निर्माण करना चाहिए। प्रति सप्ताह अधिकतम लाभ क्या है? तो सुनिए, x का जो मान है अधिकतम लाभ ना आपको कमाना है, आपको है जितना आया है सब लाभ ही आया है, सब लाभ बताया है, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ किसमें है? सी वाला में। तो यही हमारा अधिकतम हो गया। अब सुनो ध्यान से, हर सप्ताह 12 गो नमूना ए बनाना चाहिए और 6 गो नमूना बी बनाना चाहिए, तो लाभ कितना होगा? 1,68,000। यही हमारा आंसर हो गया। और इस तरह से आपका 5 नंबर कंप्लीट। बोलो क्लियर हुआ? और ऐसे आपको सारे सवाल सॉल्व करने हैं। 10 नंबर का सवाल है सर जी। सब्जी में ये सुनो, अभी तुम लोग को वैसा सवाल नहीं बनाना है। अभी खाली ग्राफ वाला प्रश्नावली 12.1 में पहले ही से जेड दे दिया है और रोज दे दिया है, वैसा बड़ा सवाल नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल तुमको खाली क्या करना है? ग्राफ खींचना सीखना है, यानी 1 से लेकर के 10 तक सिर्फ और सिर्फ ग्राफ खींचना है और कोणीय बिंदु पर अधिकतम और न्यूनतम निकालना है। जैसे इसमें जिसमें सबसे अधिकतम हो वो अधिकतम लिख देना है, अगर न्यूनतम वाला पूछ दे तो सबसे जो न्यूनतम हो न्यूनतम लिख देना है। 1 से 10 तक खाली ग्राफ खींचना है। तो ये सब आसान सवाल है, इसके बाद भारी वाला मिलेगा। तो 1 से 10 तक आज आप लोग कर लीजिएगा और ग्रुप में डाल दीजिएगा। आज सब गड़बड़ हो गया, कैसे 8 बज गया है। आज उतर गया, ये उतारना है। हैं? 8 5